नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास शो हिस्ट्री शीटर। आज हिस्ट्री शीटर में बात एक ऐसे शख्स की जिसने बिहार में उद्योग के नाम पर अपहरण और धंधे के नाम पर लूट, हत्या, फिरौती का साम्राज्य चलाया। 90 के दशक में बिजली चोरी से अपने आपराधिक करियर की शुरुआत करने वाले इस डॉन ने बिहार की आपराधिक दुनिया में खौफ और दहशत का एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया कि उसके शहर में भरी दोपहरी में बाजार सुनसान हो जाया करते थे। दोपहर 3 बजे के बाद कहीं जाने के लिए इस शहर से कोई साधन नहीं मिलता था। आपराधिक दुनिया के बेताज बादशाह का खिताब हासिल करने वाले इस शख्स ने राजनीति में अपने बाहुबल से सरकारें बनने से रोकी, अपनी पसंद की सरकारें बनवाई, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को थप्पड़ जड़ देना, इंस्पेक्टर दारोगा को भरे बाजार में बुरी तरह से पीट देना इसका शौक हुआ करता था। इस शख्स का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो साहिब कहलाना पसंद करता था। इस साहिब का तेजाब कांड ऐसी विभत्स वारदात थी जिसके बारे में इंसान सिर्फ कल्पना भर कर सकता है। बिहार का सीवान जिला, इस छोटे से शहर से देश के ज्यादातर लोग वाकिफ ना हो, लेकिन राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने वाले लोग भी इस शहर के एक अच्छे चेहरे से अच्छी तरह परिचित जरूर होंगे। वजह है उस शख्सियत की ख्याति। अब इंसान या तो बहुत अच्छा हो या फिर बहुत बुरा हो, चर्चा इन्हीं दो लोगों की होती है और खबर में सुर्खियां यही लोग बटोरते हैं, वो चाहे जिंदा हो या मर चुके हों। बात हिस्ट्री शीटर में आज एक ऐसे ही चेहरे की। सिवान एक ऐसा शहर जिसकी कई उपलब्धियां हैं। पहचान के नाम पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम इस शहर से जुड़ा। 80 के दशक के बाद सिवान की तासीर में कभी राजेंद्र बाबू की खुशबू महसूस नहीं की गई, बल्कि ये शहर हिस्ट्री शीटर के नाम से ज्यादा बदनाम हुआ। अब यकीनन आप समझ चुके होंगे कि यहाँ किसकी बात हो रही है। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की। अपराध की अंधेरी गलियों में आतंक का पर्याय शहाबुद्दीन, जिससे बंदूक, बम, बारूद और तेजाब के दम पर इस शहर में अपना आतंक कायम की, जिसने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक अपहरण उद्योग का साम्राज्य फैलाया। उसके दौर में बिहार का हर बड़ा डॉन इसकी परछाई से खौफ खाता था। उसकी सोहबत में उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की छाती चौड़ी हो जाती थी। 80 के दशक में धनबाद में कोल माफिया शहाबुद्दीन अंसारी अपनी बादशाहत कायम कर चुका था, लेकिन 90 के दशक में सीवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन का बढ़ता प्रभाव देखकर उसे जलन होती थी। सिवान राजेंद्र बाबू की धरती, लेकिन पहचान मिली सिर्फ एक नाम से, जिससे जान पहचान का मतलब जान का खतरा, बंदूक, बम, और जिसने पूरे शहर को बदनाम किया वो सिर्फ एक नाम था, और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। आज हिस्ट्री शीटर में उसी मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी की शुरुआत। 90 के दशक में मोहम्मद शहाबुद्दीन
पूरब में कोयलांचल से लेकर पश्चिम में पूर्वांचल तक अपना असर छोड़ रहा था। दिल्ली एनसीआर के इलाके इसके काले कारनामों को ढकने के लिए सफेद लिबास का काम कर रहे थे। अपने काले साम्राज्य से निकले सफेद धन को महफूज करने के लिए शहाबुद्दीन ने दुबई को अपना ठिकाना बनाया। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से खूब यारी थी। पुलिस छापे के दौरान उसके घर पर मिले पाकिस्तानी हथियार इस बात की गवाही दे रहे थे, लेकिन उस वक्त बिहार की सरकार शहाबुद्दीन की गुलाम थी। आखिर हो भी क्यों ना, आरजेडी के पास बहुमत से कम आंकड़े होने के बावजूद शहाबुद्दीन के डर से दूसरे दलों और निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दे दिया था। प्रशासन शहाबुद्दीन की चाकरी करने से इतर कुछ सोचने की स्थिति में था ही नहीं। मोहम्मद शहाबुद्दीन जिनका जन्म सिवान के अंदर एक छोटे से परिवार के अंदर हुआ था और 1970 से 1990 तक जो उनका दशक रहा वो बिहार के इतिहास में एक बहुत बड़ा मुकाम था, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तमाम तरह के जो तत्व थे वो उनकी इस यात्रा के अंदर पाए जाते हैं। उनका बाहुबली जो बनने का एक सपना था वो धीरे धीरे पूरा हुआ। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत ही लर्नड माने जाते थे, परंतु उनका झुकाव धीरे धीरे पैसा कमाने में, लूट मार में और तमाम आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गए और उनका आपराधिक इतिहास शुरू हो गया। उनकी जो भूमिका थी वो एक रॉबिन हुड के रूप में मानी जाती है, क्योंकि 1980 के दशक में उन्होंने जो तमाम गरीब परिवारों की लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए पैसा दिया, उनको प्रोटेक्शन दिया और तमाम वो चीज़ें की जो उनको समाज के अंदर एक साहब का और एक मालिक का दर्जा दिया जाता था। वो पसंद करते थे कि उनको मालिक बोलें, लोग साहब कह के एड्रेस करें। शहाबुद्दीन के बिजली चोर से बाहुबली और बाहुबली से आतंक का पर्याय बनने की कहानी कम फिल्मी नहीं थी। इस कहानी में भरोसा और विश्वासघात है तो दोस्ती और दगाबाजी भी है। अपनों के लिए ईमानदारी तो दुश्मनों के लिए डरावना सपना भी है। शहाबुद्दीन पर वैसे तो कई फिल्में और कई वेब सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन पहले पर्दे पर शायद ही किसी ने ईमानदारी से उसकी हकीकत को उतारा हो। वो कहते हैं ना, एक कहानी का अंत जरूर होता है। सूबे में निजाम बदला और आतंक का आका बनकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाले शहाबुद्दीन के जीवन में भी ढलान आ गया। बिहार में सरकार बदल चुकी थी, लेकिन सिवान में शहाबुद्दीन का रसूख कम नहीं हुआ था। जब जेल गया तो जेल में ही जनता दरबार लगाने लगा। जब बेल मिली तो भागलपुर से सिवान तक का सफर उसने 500 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ किया। ये था शहाबुद्दीन का रसूख। लेकिन मौत ऐसी मिली कि अंतिम विदाई तो दूर, अपनों की आहट तक नहीं सुन पाए। जो छात्र राजनीति से जब वो निकल कर आए तो उनका सबसे पहला झुकाव, चूंकि कानून को भी जानते थे, समझते थे और तमाम तरह की राजनीतिक एक्टिविटीज़ में भी धीरे धीरे उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। धीरे धीरे वो लालू यादव, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर थे, उनके नज़दीक आए। आरजेडी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया और 1990 के अंदर बहुत बहुत बड़े हाशिए के साथ में इलेक्शन जीत कर आए और बिहार के अंदर उनकी चर्चा होने लगी। इसी तरह धीरे धीरे वो एमएलए से निकलकर दिल्ली की तरफ रुख किया, पार्लियामेंट आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए।
वो भी बड़े लैंडमार्क विक्ट्री उनकी हुई। और धीरे धीरे उनकी हालत ये होगी कि वो वहाँ की अदालत सिवान की छोड़कर उनकी एक अपनी ही अदालत उस इलाके के अंदर चलती थी। शहाबुद्दीन ने अपने उदय की कहानी जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले लिख दी। उसके बारे में कहा जाता था कि जितने मुंह उतनी बातें। शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर गांव में हुआ। उसने कॉलेज के साथ ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। 19 साल की उम्र में शहाबुद्दीन पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद शहाबुद्दीन लगातार अपराध जगत में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया और पुलिस थानों में उसके खिलाफ दर्ज मामलों की फाइल मोटी होती चली गई। एक वक्त था जब राजनेता चुनाव जीतने के लिए गुंडे, बदमाशों और माफिया को पालते थे, लेकिन दहशत फैलाकर साम्राज्य खड़ा करने वाले हिस्ट्री शीटर शहाबुद्दीन को यह बात समझते देर नहीं लगी। लिहाजा उसने अपने जीवन में अपराध और राजनीति का एक ऐसा समीकरण बिठाया जिसके बूते वकूत संपत्ति और बेशुमार बाहुबल का बेताज बादशाह बन बैठा। शहाबुद्दीन की क्राइम कुंडली उसके एक कैटेगरी के हिस्ट्री शीटर होने की गवाही देती है। शहाबुद्दीन जब अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था तो उस वक्त बिहार पुलिस ने उसे एक कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर घोषित किया था। सिवान में आतंक का पर्याय कहे जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन पर कुल 75 मामले दर्ज थे, लेकिन कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की क्राइम कुंडली में गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। शहाबुद्दीन का खौफ ऐसा था कि उसके खिलाफ ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं होते थे। शहाबुद्दीन की क्राइम कुंडली समझिए। साल 1986 में पहला मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन पर कुल 75 मामले दर्ज थे। 10 मामलों में अदालत ने उसे दोषी ठहराया तो 20 मामलों में सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। शहाबुद्दीन पर 45 केस विचाराधीन थे। हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी का मामला भी उसके खिलाफ था। पाकिस्तानी सैटेलाइट हथियार रखने के केस और 8 मामलों में 30 साल की सजा तो 2 मामलों में उम्र कैद की सजा भी शहाबुद्दीन को सुनाई गई। बिहार में आतंक का पर्याय बन चुका था मोहम्मद शहाबुद्दीन। 75 से ज्यादा आपराधिक मामले, पुलिस अफसरों को खुलेआम पीटने का शौक और सियासत की खुली सरपरस्ती। राजनीति, बाहुबल और खौफ का वो नाम जिसने लंबे वक्त तक कानून को बंधक बनाए रखा। शहाबुद्दीन अपराध की दुनिया का बड़ा नाम होने के साथ पॉलिटिकल साइंस से एमए और पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर चुका था। अपराध की दुनिया में कामयाबी की बुलंदियां छू रहे शहाबुद्दीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी कुलाचे मारने लगी। एसपी दरोगा को भरे बाजार और भारी पुलिस फोर्स के बीच थप्पड़ मार देना शहाबुद्दीन के लिए तो आम बात थी। अपराध के दलदल में शहाबुद्दीन ने तेजी से अपने पांव पसार लिए। अपहरण, फिरौती, हत्या, लूटपाट से एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी समेत पूरे इलाके में इन तमाम वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को संरक्षण देना शुरू कर दिया और उसके बढ़ते हौसले को देख सिवान के हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोल दी गई। उधर अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन का कद बढ़ता जा रहा था। उनके पास बिल्कुल मॉडर्न लेटेस्ट हथियारों से उनका घर परिवार लैस होता था। AK-47, AK-56, नाइट विजन,
डिवाइसेज और तमाम तरह की चीज़ें उनके पास अवेलेबल थीं, और बल्कि उनकी एक पैरेलल आर्मी थी। उन्होंने यंग लड़कों की एक ऐसी फौज तैयार कर दी थी जो पुलिस से भी रहने के लिए, टक्कर लेने के लिए तैयार रहती थी। 2001 में बहुत चर्चित मामला हुआ। डीएसपी संजीव कुमार एक वारंट को लेकर सिवान के एक व्यापारी को अरेस्ट करने गए, परंतु चूंकि कानून उनका चलता था, इसलिए उन्होंने उसको मना किया कि आप इस व्यापारी को अरेस्ट ना करें और वापस चले जाएं। संजीव कुमार इस बात पर अड़ गए और शहाबुद्दीन ने उनको वहीं पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इसकी गूंज पूरे बिहार पुलिस के अंदर सुनाई दी। बिहार पुलिस ने ठान लिया कि अब शहाबुद्दीन को लादना है और बुरी तरह लादना है। अपराध की दुनिया में शीर्ष पर पहुंच चुके शहाबुद्दीन ने सियासत में भी पैर रखने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ उसके बढ़ते आतंक को देखते हुए पुलिस ने उसे कुछ आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। शहाबुद्दीन ने साल 1990 में जेल में रहते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा और जीरादेई विधानसभा सीट से महज 23 साल की उम्र में जीत दर्ज की। उस वक्त उसकी उम्र को लेकर सवाल जरूर उठे। अपराध और राजनीति को एक साथ साधने वाले शहाबुद्दीन की शक्तियां और बढ़ने लगी। एक तो बाहुबल का जोर और ऊपर से राजनीतिक संरक्षण ने उसे अजेय बना दिया। शहाबुद्दीन की बढ़ती ताकत देख तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उसे अपनी छत्र छाया दी और साल 1995 में वो दूसरी बार जीरादेई से चुनाव लड़ा और उसने जीत हासिल की। इस बार उसे उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी जनता दल का संरक्षण मिल चुका था। उनको अरेस्ट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उसके लिए स्पीकर की परमिशन लेनी होती थी। वो तो नॉर्थ एवेन्यू दिल्ली के अंदर वो अपने फ्लैट के अंदर छिपे रहे, क्योंकि स्पीकर की परमिशन आने में कुछ टेक्निकलिटी थी। अल्टीमेटली और इंटेलिजेंस फेलियर होता था, क्योंकि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उनके साथ मिले हुए थे, उनके रहमो करम पर जीते थे। तो इसी क्रम के अंदर जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसके बाद 2005 में अल्टीमेटली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने उनकी तमाम लोकेशन, तमाम चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कर दिल्ली में उनको धर दबोचा और उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। शहाबुद्दीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए जनता दल ने 1996 में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा और वो सिवान लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार सांसद बना। 5 जुलाई 1997 में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई और शहाबुद्दीन को अपने साथ ले लिया। शहाबुद्दीन 1996, 1998, 99 और 2004 में सिवान लोकसभा सीट से लगातार 4 बार सांसद बना। कहा जाता है कि जब शहाबुद्दीन चुनाव में खड़ा होता था, तब बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते थे और जो खड़ा हो भी जाता, उन पर कई बार जानलेवा हमले की भी खबरें सामने आई। साल 2001 में राज्यों की सिविल लिबर्टीज के लिए पीपल्स यूनियन की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि आरजेडी सरकार और लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन का खुला समर्थन दे रही है। कानूनी कार्रवाई के दौरान शहाबुद्दीन को सरकार का साथ मिलता था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि पुलिस शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों की तमाशबीन बनकर खड़ी रहती। इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन के खौफ से उनके खिलाफ ना तो एफआईआर होती है और ना ही कोई कार्रवाई। शहाबुद्दीन ने कब किस अधिकारी को पीटा, अब ये भी जान लीजिए। 1996 में एसपीएस के सिंघल पर शहाबुद्दीन ने गोलियां चलवाई तो 18 जनवरी 2001 को डीएसपी अश्विनी को पीटा। 16 मार्च 2001 को डीएसपी संजीव कुमार को पीटने का भी मामला सामने आया। 2005 में शहाबुद्दीन के घर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और 24 अप्रैल 2005 को सुबह 4 बजे छापा मारा गया। अब पुलिस शहाबुद्दीन के गुर्गों के बीच धुआंधार फायरिंग हुई, सैकड़ों राउंड गोलियां चली। इस बीच 2 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए। पुलिस की फायरिंग में शहाबुद्दीन के 8 गुर्गे मारे गए। शहाबुद्दीन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर इस बीच फरार हो गया। तो मौके से 3 AK-47 और कई दूसरे हथियार भी बरामद किए गए। साल 2005 वो साल था जब बिहार में निजाम बदल चुका था।
लालू राबड़ी की अगुवाई वाली आरजेडी का सूपड़ा साफ हो चुका था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी और यहीं से शुरू हुई मोहम्मद शहाबुद्दीन उस सांसद साहब के ढलान की कहानी। लेकिन सिवान का तेजाब कांड और चंदा बाबू की कहानी के बिना शहाबुद्दीन की कहानी अधूरी है। वो भी बताएंगे आपको आगे, बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में जिक्र किया कि तेजाब कांड की चर्चा के बिना शहाबुद्दीन की कहानी अधूरी है, तो इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सीवान के उस तेजाब कांड की जिसके बारे में उससे पहले दुनिया के किसी भी कोने में शायद ही किसी ने ऐसी खौफनाक घटना के बारे में सुना हो, जब सीवान के व्यापारी चंद्रकेश्वर प्रसाद और चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया। साल 2000 और 2001 का वो दौर जब सिवान के व्यापारी चंद्रकेश्वर सिंह और उनके 4 बेटों गिरीश, सतीश, राजीव और नीतीश के साथ अपना व्यापार चला रहे थे। चंदा बाबू का चौथा बेटा नीतीश दिव्यांग था, लिहाजा चंदा बाबू के 3 बेटे ही उनके काम में हाथ बटाते थे। ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन का खौफ सीवान शहर पर यमराज का साया बनकर मंडरा रहा था। लोग शहाबुद्दीन की टेढ़ी निगाह से बचने के लिए अपने मकान, दुकान, प्रतिष्ठान पर शहाबुद्दीन की फोटो लगाया करते थे। शहाबुद्दीन अपने गुर्गों के जरिए हर दुकानदार से हफ्ता वसूली करवाता था और इसी हफ्ता वसूली के विरोध ने चंदा बाबू का पूरा परिवार और सारा व्यापार खत्म कर दिया। सिवान का वो तेजाब कांड जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। गवाह राजीव भरे की सरेआम बाजार में सबके सामने गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और इन खौफ के पीछे सिर्फ एक नाम था और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। हालांकि वक्त बीता, दहशत का वो दौर खत्म भी हुआ, लेकिन उसके जख्म आज भी जिंदा हैं। बताया जाता है कि शहाबुद्दीन चंदा बाबू की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। साल 2001 में उन्होंने इसका विरोध किया, तभी से वो शहाबुद्दीन की निगाह पर चढ़ गए। साल 2004 को चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का शहाबुद्दीन के गुंडों ने अपहरण कर लिया। तीनों को गन्ने के खेत में शहाबुद्दीन के सामने बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद उनके हाथ पैर बांधकर गन्ने के खेत में रखा गया। राजीव खुशकिस्मत था जो मौके से अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन गिरीश और सतीश के साथ वो हुआ जिसे सोचकर भी इंसान की रूह कांप जाए। रिपोर्ट के अनुसार शहाबुद्दीन वही गन्ने के खेत में कुर्सी लगाकर बैठा और उसके आदेश पर गिरीश और सतीश को तेजाब से नहला दिया गया। दोनों चीख चीख कर बेमौत मरे, उनकी हड्डियां तक गल गई। तीसरा भाई राजीव ये पूरा मंजर कुछ दूरी पर झाड़ियों में छिपकर देख रहा था। वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसको मिला दूसरा जन्म भी कुछ ही दिन का वरदान साबित हुआ। प्रतापपुर में जो रेड जब भी कोई होती थी, उनसे बिना पूछे, सिवान के अंदर जो भी पुलिस की कार्रवाई होती थी उनसे बिना पूछे हो ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे उनका जो ऐतिहासिक जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो बनना शुरू हुआ और इस क्रम में उनके खिलाफ लगभग 50 मुकदमे दर्ज हुए और सबसे उनका चर्चित केस रहा चंदा बाबू के दोनों पुत्रों को जिस तरह से मारा गया
उनको तेजाब डालकर डिस्ट्रॉय किया गया, क्योंकि उनकी मानसिकता ये थी कि यदि डेड बॉडीज को जला दिया जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कोई एविडेंस नहीं होगा, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। परंतु इस केस के अंदर वो गच्चा खा गए। वो तमाम सबूत, अकाट्य सबूत अदालत के अंदर जो स्पेशल कोर्ट थी उसमें शहाबुद्दीन के खिलाफ पेश किए गए और अदालत ने इस केस में उनको आजीवन कारावास कर दिया। चंदा बाबू के दोनों बेटे गिरीश और सतीश इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। तीसरा बेटा राजीव उनकी हत्या का चश्मदीद गवाह था। उसे लगातार बयान बदलने के लिए धमकियां मिल रही थी। आखिरकार 16 जून 2014 का वो मनहूस दिन भी आया जब सीवान शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े भरे बाजार में जब राजीव को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से भून दिया गया। चंदा बाबू का तीसरा बेटा भी मारा गया और उसकी हत्या का आरोप लगा शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब पर। वही उसामा शहाब जो इस वक्त रघुनाथपुर विधानसभा से आरजेडी विधायक है और वो इस मामले में मुख्य आरोपी है। लंबे समय तक वो तिहाड़ जेल के अंदर रहे, क्योंकि आजीवन कारावास थी, उनके निकलने के कोई चांस नहीं थे। इसी टाइम में पूरे दुनिया को कोविड ने हिला दिया और उनको भी कोविड से ग्रस्त हो गए। तमाम तरह की मेडिकल सुविधाएं देने के बाद भी उनको बचाया ना जा सका और तिहाड़ जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन का वो इतिहास हमेशा के लिए दफन हो गया जो उन्होंने कहर और जुर्म बिहार की जनता के साथ, स्पेशली सिवान और प्रतापपुर की जनता के साथ किए थे, उसका हिसाब किताब कुदरत ने पूरा कर दिया। और अब उनके जो बाकी जो बचे हुए बेटे, उनकी पत्नी है, उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे कि वही ताकत, वही चीज़ें रिगेन की जाएं। हालांकि बेटा भी एक तरह से अपराधी की नेचर में आ चुका है, तमाम तरह के अपराध उसके खिलाफ दर्ज हैं, पिता की लाइन पर चल रहा है, परंतु मोहम्मद शहाबुद्दीन तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। परंतु पाप का अंत होता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन का अंत हो गया और तिहाड़ के अंदर वो तमाम कहानियां उनकी दफन हो गई, जहां से उन्होंने प्रतापपुर से, सीवान से अपनी जो क्रिमिनल हिस्ट्री की शुरुआत की थी, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर उन सब कहानियों का अंत हो गया। कहते हैं कि हर आतंक का अंत जरूर होता है और शहाबुद्दीन का भी अंत हुआ। सीवान में समानांतर सरकार चलाने वाले शहाबुद्दीन को तेजाब कांड समेत 2 मामलों में उम्र कैद की सजा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार उसके बेल रिजेक्ट किए। 8 आपराधिक मामलों में 30 साल की सजा मिली। हिस्ट्री शीटर में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में इसी वक्त इस दिन फिर खोलेंगे किसी और हिस्ट्री शीटर की फाइल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।